ठीक है, क्योंकि मैं आपको लिखवा रही हूँ, ये पूरा क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, आपको लिखवा रही हूँ। सो डन नाउ फॉर ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स the variation in delta IH is irregular due to poor shielding effect of B and F electrons. आप ये लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट में चलते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिख दिया होगा, मैं इसको रब करके यहाँ पे ऐसे बताती हूँ। The ionization enthalpy, second point. The ionization enthalpy of boron is less than now ionization enthalpy of beryllium. पूछा जाएगा why? Why? क्वेश्चन आएगा, ये लिखोगे, क्या लिखोगे? This is due to the fully filled configuration of beryllium. एक मिनट आप यहीं पे रहो। आप यहीं पे रहो, आप यहीं पे रहो, अभी आ रही हूँ। ओके, ठीक है। अच्छा, क्या लिखना है? दिस इज ड्यू टू द फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम। More energy is required to remove an electron. Write down. More energy is required to remove an electron from fully filled configuration of beryllium. ठीक है, क्या लिखा मैंने? आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन इज लेस देन बेरिलियम। इसका मतलब है बेरिलियम का एनर्जी ज्यादा होता है, बोरोन का कम। क्यों? दिस इज ड्यू टू द फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम। More energy is required to remove an electron from fully filled configuration of beryllium. Beryllium से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, so I have to give more energy. More energy is required. ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो। इट इज अंडरस्टूड कि टीचर को समझ में आया था। यस, यू कैन राइट। साथ में अगर बनता है, अगर आपके पास टाइम होता है तो प्लीज वहां पे लिख देना। कॉन्फ़िगरेशन दिखा देना टीचर को, ये बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन है, मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, और ये बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन है, मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, और मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इजियर हो जाएगा बिकॉज ये जो है ये फुली फिल्ड है। फिर आप क्या लिखोगे लास्ट में? Ionization enthalpy of beryllium is more than ionization enthalpy of boron. डन है? थोड़ा बहुत जितना हो सके आप
अच्छे से लिख के आ रहा है, और राइटिंग को थोड़ा कम हो तो बेटर होता है। हमें टीचर को राइटिंग कम दिखाना चाहिए, और ग्राफिकल जो होता है या जो डायग्रामेटिकल होता है उसे बेटर ज्यादा दिखाना चाहिए टीचर को। ठीक है, हमें इस तरीके से किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना चाहिए जैसे कि टीचर पढ़ते उसको समझ में आ जाए। तो लिखोगे तो टीचर को पूरा पढ़ना पड़ेगा, अगर तुम ऐसे तुम्हें दिखा दोगे ना तो टीचर को पूरा आइडिया हो जाएगा कि बच्चे को नॉलेज है पूरा। सो यू कैन शो लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, ये लिखने से पहले फिगर दिखाओ, ये कन्फिगरेशन लिखो और फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करो, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन के बाद पहले कन्फिगरेशन लिख के दिखा दो टीचर को। यहाँ पे लिख दो ये फुली फिल्ड है ऊपर वाला, उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो जो भी आपको लिखना है रीजनिंग में। गॉट द पॉइंट? क्लियर है? क्लियर है? यस मैम। अच्छा, और एक एक्सेप्शन के बारे में पूछा जाता है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन वाला, ये करा देते हैं यहाँ पे। लिखा है ना, किसी को लिखना तो नहीं है, आपको ऐसे ही लिख के आना पड़ेगा वहां से। खैर लिखने का प्रैक्टिस तो हम बाद में भी कर सकते हैं, वैसे अभी थोड़ा सा लिख दो। ध्यान है, मैं थोड़ा आपको लेके चलती हूँ, कहाँ पे लेके चलते हैं, दूसरा वाला एक्सेप्टेंस। दूसरा वाला खुद लिख पाओगे, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, दूसरा वाला खुद लिखना। यस मैम, एक्सप्लेन कर दो, हम लिख लेंगे। बस थर्ड वाला एक्सेप्शंस, ionization enthalpy of nitrogen is greater than ionization enthalpy of oxygen। ये क्वेश्चन आ सकता है, ionization enthalpy of nitrogen is greater than ionization enthalpy of oxygen। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताओ क्या लिखोगे। सबसे पहले नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देना है 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का देना है 8 सॉरी 1s2 2s2 2p4। अब इन दोनों में ये हाफ ऊपर वाला हाफ फील्ड है, P3 का मतलब P6 होता है ना, P3 का मतलब ये हाफ फील्ड हो गया। हाफ फील्ड हो गया। उसके बाद आप क्या लिखोगे, नाइट्रोजन ऑलरेडी हाफ फील्ड p ऑर्बिटल को पोजेस कर रहा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने की मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी देन दिस, क्योंकि ये हाफ फील्ड नहीं है, ये आराम से फील्ड है ऑक्सीजन इसमें। हाँ, तो ये आप लिख सकते हो और फर्ड ये लिख देना, दैट्स व्हाई दिस इज इक्वल टू दिस इज ग्रेटर देन दिस। हो पाएगा तो फिर हम क्यों अननेसेसरी टाइम वेस्ट करेंगे, डन ना? यस मैम। अच्छा, अब ये पूरा हो चुका है, अब हम चलते हैं आयनिक रेडियस। अभी तक आपने एटॉमिक रेडियस पढ़ा था ना, अब आपको मैं लेके चलती हूँ आयनिक रेडियस। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो इससे आता है, आयनिक रेडियस। अच्छा, आयनिक रेडियस अगर मैं लेती हूँ, एटॉमिक रेडियस तो ठीक है, हमें पता है किस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, पता है आपको। आयनिक रेडियस एक एलिमेंट है, ठीक है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे देनी पड़ेगी ना, एंडोथर्मिक है। अच्छा, और एक बात भी लिख दो, आयनाइजेशन एंथैल्पी में लिख दो आप कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एंडोथर्मिक इन नेचर, कहीं पे लिख दो, अभी इससे पहले पढ़ा था आयनाइजेशन एंथैल्पी, साइड में लिख दो इट इज एंडोथर्मिक इन नेचर। लिखवाया है पहले, लास्ट क्लास में लिखवा दिया था। ओके डन। फिर आयनिक रेडियस में क्या होता है, मान लो एक एटम है, मैंने इसमें एंथैल्पी या हीट दिया, मतलब मैंने हीट दिया, और हीट देने के बाद इसमें एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। क्लियर है? अच्छा, ये पेरेंट है और ये कैटायन बन गया है। अब हमेशा पेरेंट से कैटायन का साइज, अभी आयन बन चुका है ना, तो हम पढ़ रहे हैं आयनिक रेडियस, इसका मतलब है इसका रेडियस क्या होगा, पेरेंट एटम से हमेशा ये छोटा होगा। ध्यान रहे, ध्यान रहे, दिस इज ऑलवेज लेस देन, इसका मतलब है कैटायन इज लेस देन
मतलब कैटायन का जो साइज होता है वो पैरेंट एटम से हमेशा छोटा होता है, क्योंकि जैसे ही प्लस आएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, जैसे ही प्लस आता है न्यूक्लियस पावरफुल हो जाता है। क्या होता है देखो, आपको फॉर एग्जांपल के साथ में बता, सोडियम है, इसके बदले में सोडियम लिया और इसमें मैंने एनर्जी दिया, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, यहाँ पे ये लागू होता है, ये लगभग अगर मैं आपको बताऊं तो मैं यहाँ पे 495 किलो जूल पर एनर्जी मुझे यहाँ पे देनी पड़ती है। ये थोड़ा मुझे और देखना पड़ेगा, इसका जो वैल्यूज वगैरह है ये शायद लिखा भी होगा उसमें आपका, ठीक है। दिस इज डन। यहाँ पर जब देंगे तो ये बनेगा Na+ गैस और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बाहर। यही होता है, मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना, हम निकाल दिया, अभी कैटायन बन गया। अच्छा, तो ये पेरेंट है और ये कैटायन। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे बताओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं पेरेंट में, पेरेंट एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन हैं? 11 11 है। ठीक है। यहाँ पे ये कैटायन है, ये पेरेंट है, ये कैटायन बन गया है, उसी पेरेंट का ये, ठीक है। तो अब आप मुझे इसके नंबर बताओ, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर 11 इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10-1, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, ये इन दोनों का अगर मैं चेक करूं तो कहाँ पे प्रोटॉन पावरफुल है, ज्यादा नंबर का प्रोटॉन है? यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन घट गया ना, यहाँ पे प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन 10 है, यहाँ पे दोनों के दोनों 11-11 है, तो यहाँ पे जो मेरा न्यूक्लियस है वो ज्यादा पावरफुल नहीं हो गया? 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को हैंडल करेगा और 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल करेगा, किसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा? इसमें Na+ में कैटायन आ गया। समझ में आ गया ना? इसका मतलब है इसका न्यूक्लियस पावरफुल हो चुका है, इसका मतलब है इसका साइज घट जाएगा, तभी कहा जाता है Na+ का जो साइज है वो Na से छोटा है। इसका मतलब ऑलवेज कैटायन इज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, राइट? आउट। Cation is always smaller than the parent atom. Always. अब आपको पूछा जाएगा मैग्नीशियम 2+ है और मैग्नीशियम में बताओ किसका साइज छोटा है? मैग्नीशियम मैग्नीशियम 2+ 2+ का। क्लियर है कि नहीं? ये कैटायन है, ये पेरेंट है, इससे ये बना है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये बना है, मतलब इसका साइज छोटा होगा। कुसुम क्लियर है? आद्या चेक करो, शर्मिष्ठा यस मैम। क्लियर है? तिया क्लियर है? एल्यूमिनियम का 3+ है और एल्यूमिनियम है, बोलेंगे किसका साइज छोटा है? एल्यूमिनियम 3+। एल्यूमिनियम 3+ का। दिस इज द कैटायन, दिस इज द पेरेंट एटम। ये इससे बना हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद तो इसका साइज और भी छोटा हो जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज द कांसेप्ट। लिखो, फिर हम चलेंगे कि तो कैटायनिक रेडियस के बारे में पता चला, तो चलते हैं एनायनिक रेडियस। नित्या क्लियर है? देखो, अननेसेसरी क्लास मिस नहीं करना, अननेसेसरी क्लास मिस बिल्कुल नहीं करना है। हाँ ठीक है, क्लियर है नित्या? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये रख करती हूँ, फिर चलेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो ये हाल होता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो वो एनायन में कन्वर्ट होगा, तो क्या होगा? लिखा है? अगर डन है तो मैम मैं रब करूंगी। मैम एक मिनट बोलो। बस। यस मैम, हो गया। देखो, ये कंसेप्ट सब, ये आप 12th क्लास में चले जाओ, पी ब्लॉक पढ़ो, व्हाट एवर यू डू, ये तो कंसेप्ट बेसिक सब पूरे ना। डन मैम। डन है? अब हम चलते हैं कि जब एक एटम है और उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, एक एटम है, न्यूट्रल एटम है, ये पेरेंट है, अभी इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, तो ये क्या बनेगा?
माइनस में कन्वर्ट होगा। और दूसरी बात क्या है, इसमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जब हम निकालते हैं तो हम उसे कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, और वो एंडोथर्मिक होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब मुझे एनर्जी देनी पड़ती है इस साइड रिएक्टेंट के साइड। बट द थिंग इज दैट अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो यहाँ पे एनर्जी खुद ब खुद रिलीज हो, जिसे आप कहते हो डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन कहते हो। जस्ट ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। इलेक्ट्रॉन रिमूव करनी है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करनी है। ये मैंने क्या करा, मैंने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा, मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, रिएक्टेंट के साइड में देनी पड़ेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं उसको। एंडोथर्मिक है, मुझे प्रॉपर हीट करनी पड़ेगी यहाँ पे। बट अगर एक एटम है उसने इलेक्ट्रॉन गेन करा तो ये नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होता है, एनायन में कन्वर्ट होता है, और उस टाइम मुझे एनर्जी देनी नहीं है, एनर्जी खुद ब खुद बाहर आती है, एनर्जी रिलीज होती है, जिसे आप कहते हो एक्सो कहते हो, एक्सोथर्मिक कहते हो। जब एनर्जी खुद ब खुद किसी रिएक्शन में से बाहर निकल के आती है हम उसे कहते हैं एक्सो कहते हैं। और यहाँ पे इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करने का प्रोसेस को हम गेन एंथैल्पी कहते हैं, जो कि एक्सो है, ये नेगेटिव वैल्यू के साथ दिखाया जाता है हमेशा, ये प्रोडक्ट के साइड में रिलीज होती है। बट दूसरा वाला उल्टा है, मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करना है, मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो यहाँ पे मुझे एनर्जी खुद ब खुद सप्लाई करनी पड़ेगी। दिस इज द डिफरेंस बेसिकली। ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, इलेक्ट्रॉन जब ऐड हो रहा है तो मुझे एनर्जी देने की कोई जरूरत नहीं है, इनफैक्ट वो खुद ब खुद एनर्जी रिलीज करेगा। यहाँ पे देखो, अब ये है पेरेंट और ये क्या है, एनायन। और ध्यान रहे ऑलवेज ग्रेटर साइज का होता है, दैट मींस anion is larger than parent atom, हमेशा होता है। एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन में मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ये बन गया क्लोरीन माइनस प्लस, साथ में फिर ये लगभग यहाँ पे देता है, मेरे ख्याल से ये मैं आपको बताती हूँ, ये लगभग 349 के आसपास एनर्जी रिलीज करती है, 349 किलोजूल पर मोल, 349 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज करती है। इस तरफ आ रही है ना, तो ये रिलीज है, मुझे देनी नहीं है, वो अपने आप रिलीज करेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन गेन चल रहा है, यहाँ पे तो गेन होने से एनायन बनता है, माइनस बनेगा क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, एनायन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप मुझे इसका 17 है ना, क्लोरीन का 17 है, एटॉमिक नंबर 17 है क्लोरीन का। यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? Cl17 में 17 है, 17 और 17 17 हो जाएंगे। चेक कर लो सारे बच्चे, ये बिल्कुल न्यूट्रल है, तो 17 है तो प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन दोनों 17 यहाँ पे क्लोरीन 17 है बट इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है ना, तो ये प्रोटॉन 17 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को बेटर हैंडल करेगा या 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को बेटर हैंडल करेगा? ये ना 17 मिला करेगा ना, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया ना, तो इसे हैंडल करने में दिक्कत हो जाएगी। अब जब बिकॉज इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है यहाँ पे, तो साइज इंक्रीज हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इन दोनों में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहाँ पे बेटर बनेगा, यहाँ पे बेटर बनेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। 17 प्रोटॉन को 17 इलेक्ट्रॉन को हैंडल करना है, यहाँ पे 17 प्रोटॉन को 18 इलेक्ट्रॉन को हैंडल करना है, तो इसका साइज लार्जर साइज का हो जाएगा। सो Cl minus is better than Cl, or you can say
एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पेरेंट एटम। अब आप मुझे बताओ, सल्फर 2- है और सल्फर है, कौन बड़ा होगा साइज का? सल्फर। सल्फर। सल्फर बड़ा होगा। सल्फर 2 नेगेटिव बड़ा होगा। एनायन बड़ा होता है हमेशा, पेरेंट एटम से एनायन बड़ा हो जाता है। आपको सल्फर बताया 2 ना मैंने, नेगेटिव भी होगा बड़ा। ये अनायन है, ये अनायन है, और ये एटम है, ये सिंपली न्यूट्रल एटम है। अब आप खुद ही चेक कर लो कहाँ पे आपको लार्जर साइज का मिल रहा है। ये एनायन जो है वो यस मैम, पेरेंट से सल्फर 2- में बड़ा मिलेगा। क्लियर है? तो इन दोनों में कौन, हमेशा ध्यान रहे जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं वो पेरेंट से लार्जर साइज का होते हैं। तो कंट्रोल आपको देंगे F- और फ्लोरीन देंगे, क्या करोगे? F-। F-। F minus माइनस एनायन बोलेंगे O2- है और ऑक्सीजन है। MO2 minus O2 minus. तो क्वेश्चन आपको दे देंगे, ऐसे दे देंगे Mg है, Mg2+ है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 3+ है, आपको दे देंगे। यहाँ पे दे दिया जाएगा आपको क्लोरीन है, क्लोरीन माइनस दे देंगे, और बोलेंगे इसको एटॉमिक रेडियस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक रेडियस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसे अरेंज करो। हो गया, प्राची आ गई है, एम तो है अभी, इसको अरेंज तो करो। Cl minus आ जाएगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना जाता है, इसमें कुछ न्यूट्रल भी हैं और कुछ आयंस भी हैं। यहाँ पे ये न्यूट्रल है, ये कैटायन है, ये न्यूट्रल है, ये कैटायन है, ये न्यूट्रल है, और ये एनायन है ना? कुछ कुछ एनायंस भी हैं, कुछ कुछ कैटायंस भी हैं, ठीक है। पर आपको दोनों का कंसेप्ट लेके चलना पड़ेगा। आपको मैंने अभी एक एनायनिक वाला केस बताया था, इससे पहले आपको मैंने क्या बताया है। तो आप क्या लिखोगे, अगर आप ओवरऑल लिखोगे तो इसको मैं रख कर, ओवरऑल लिखोगे तो क्या लिखोगे, कैटायन is less than parent atom is less than anion, ये सही है ना ऑर्डर? ऑर्डर सही है। कैटायन हमेशा पेरेंट एटम से छोटा होता है और एनायन हमेशा पेरेंट एटम से बड़ा होता है। यही पढ़ाया अभी मैंने आपको, isn't it? Yes or no? यस मैम। Yes, ma'am. नहीं, किसी को डाउट है तो मुझे आराम से पूछ सकते हो, ये बिल्कुल याद रख लेना। अगर कैटायन है पेरेंट से हमेशा छोटा रहेगा, एनायन बन चुका है पेरेंट से साइज में बड़ा हो जाए। डन है। अब आप इसको अरेंज कैसे करोगे, ये तो सारा मिक्सचर हो गया, कैसे अरेंज करोगे इसको? बोलेंगे इसमें न्यूट्रल भी है, फिर आपका कैटायन भी है, एनायन भी है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम न्यूट्रल को पकड़ते हैं, ऑल इन न्यूट्रल। और जब आप, कितना टाइम है, और 15 मिनट 22 कितने बजे का टाइम याद नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, कैसे करेंगे? अब आप खाली मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और क्लोरीन को एक बार अरेंज करना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालो। अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस में डालो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है आपको। सबसे पहले तो हम न्यूट्रल को अरेंज कर लेते हैं। पहले न्यूट्रल में मैग्नीशियम यहाँ पे है, कहाँ पे, यहाँ पे सोडियम के बाद यहाँ पे मैग्नीशियम आ जाए, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा बेटे, एल्यूमिनियम आएगा, उसके बाद सिलिकॉन आएगा, उसके बाद फास्फोरस आएगा, उसके बाद सल्फर आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, क्लोरीन आएगा, और उसके बाद आर्गन आएगा। चलो ठीक है, मैंने अरेंज कर लिया है, सोडियम के पीरियड से बिलोंग करते हैं। मैग्नीशियम यहाँ पे है, एल्यूमिनियम यहाँ पे है, और क्लोरीन यहाँ पे है। जब मैं पीरियड में चलती हूँ तो रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिक्रीज। पता है सबको? जब मैं पीरियड में आगे चलती हूँ, लेफ्ट टू राइट चलती हूँ, तो रेडियस तो घटता है ना, आपको पता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर बढ़ जाता है और रेडियस घटा हुआ मिलता है मुझे। इसका मतलब है इन तीनों में लार्जर साइज का कौन है, मैग्नीशियम है, पहले आ रहा है, मैग्नीशियम। यस मैम। ठीक है। उसके बाद कौन है, एल्यूमिनियम है,
और उसके बाद कौन है? क्लोरीन। 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 यहाँ पे आपको बता दूं, जब मैं लेफ्ट टू राइट जाती हूँ तो रेडियस घटता है, तो ये आ गया मेरा क्लोरीन, सबसे छोटा सा जो क्लोरीन है। अब हमें क्या करना है, पहले मैंने न्यूट्रल को छांट दिया, उसके बाद मुझे क्या करना है, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम 2+ में किसका साइज छोटा है? मैग्नीशियम मैंने 2+। ये एक्चुअली इस साइज का मैंने बता दिया, मैग्नीशियम बड़ा है एल्यूमिनियम से, और फिर एल्यूमिनियम बड़ा है क्लोरीन से, ये मैंने आपको बता दिया, अभी के लिए ही चल रहा है। या फिर अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं ऐसे बता देती हूँ, मैग्नीशियम बड़ा है और फिर सबसे छोटा क्लोरीन है। क्यों क्लोरीन छोटा है? मैं जान रही हूँ, यहाँ से ऐसे मूव कर रही हूँ तो छोटा है, धीरे धीरे साइज घटता है। अब हमें किसको अरेंज करना है? मैग्नीशियम और मैग्नीशियम 2+ को अरेंज करना है। पहला तो एक हो गया, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम 2+ में स्मॉलर साइज मैग्नीशियम कौन है? 2+। ऑल एग्रीड। आपको बताया है कि पेरेंट एटम से कैटायन छोटा होता है, इसका मतलब है ये तो स्मॉलर साइज का होगा। तो अगर स्मॉलर साइज का है तो मुझे कहाँ पे लिखना पड़ेगा? इन दोनों के बीच में आएगा ना, आएगा नहीं? यस मैम। ठीक है, ये इससे एल्यूमिनियम इससे छोटा है और मैग्नीशियम 2+ मैग्नीशियम से छोटा है, तो ये आएगा बीच में। अब एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम 3+ में कौन छोटा है? एल्यूमिनियम 3+। 3+, क्योंकि वो कैटायन है, पेरेंट से छोटा हो जाएगा, ऑटोमेटिक है। अब इन दोनों के बीच में मुझे इसको डालना पड़ेगा, एल्यूमिनियम 3+ को डालना पड़ेगा। ठीक है, अब आप मुझे लास्ट में बताओ। Cl मैम नेगेटिव हो शर्मिष्ठा जाएगा। बोल रही है कि वो एंटर नहीं कर पा रही है। ओह, मैंने उसको अलाउ ही नहीं करा। अच्छा अच्छा। ठीक ठीक है। अब क्लोरीन और क्लोरीन माइनस में कौन लार्जर साइज का है? यहीं पे देखो क्लोरीन ना, माइनस। क्लोरीन माइनस है, क्लोरीन का मतलब माइनस बड़ा है। एनायन हो गया। क्लोरीन माइनस बड़ा होगा क्योंकि एनायन हमेशा पेरेंट एटम से बड़ा होता है, लार्जर साइज का होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये लार्जर साइज का एटम हो चुका है। अब मुझे इन दोनों में से कहाँ पे किसको डालना पड़ेगा? क्लोरीन बाद में आएगा, क्लोरीन माइनस पहले आएगा और उससे छोटा क्लोरीन होगा। हो गया अरेंजमेंट? हम इसके आगे और करना है कि अभी क्लास है ना हमारी? हाँ बेटा, ये अभी सब छुट्टी क्लास कर, है। छुट्टी 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 छुट्टी। आपको मैंने कैटायन और एनायन का साइज बता दिया है। इसका क्वेश्चन, इसके क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, ऐसे पूछ लेंगे, आपको अरेंज करो बोला जाएगा। ठीक है, तो ये आज मैंने करा दिया है। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी गेन एंथैल्पी पढ़ेंगे। गेन एंथैल्पी के साथ साथ आपका क्या रहता है, और वही डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ेंगे, और हम उसमें पढ़ेंगे एनोमलस प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, शील्डिंग इफेक्ट, जो लास्ट के छोटे मोटे हैं वो सारा खत्म करेंगे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह जो है वो थोड़ा मैं बता दूंगी आपको। कल छुट्टी है, कल वो करेंगे। और साथ में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो एनसीईआरटी बुक अपने पास रेडी रखना, कल लाके ही क्लास में एंटर करना। और मोस्ट वाली 12 के आसपास मैं क्लास रखूंगी, और मुझे थोड़ा इन्फॉर्म करना आप लोग कि 12 बजे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्लास के लिए। नहीं मैम, कल तो किसी भी टाइम रख लो। ठीक, डन है फिर? मैम मैम हाँ बोलो। मैम ये थोड़ा सा मैम अरेंजमेंट वाला मैम एक बार मैम करवा देना मैम। थोड़ा नहीं मैम समझ आ, करवाऊंगी। यस मैम थोड़ा समझ आ गया मैम, बट थोड़ा थोड़ा डाउट नहीं, था। ये मैं ना कल पहले ये करवाऊंगी, और इसके यस और 2-3 एग्जांपल्स भी दूंगी। एक एग्जांपल में बात नहीं बनती है ना, यस एक बार मैम, समझ नहीं ओके आता मैम, है। तो आपको कल मैं ओके एक्स्ट्रा 2-3 फिर और कराऊंगी, कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करेंगे, तो ये हो जाएगा, समझ हो जाएगा। यस कल मैम, ये थैंक यू चैप्टर मैम, खत्म करेंगे, कल ये चैप्टर कल सुबह खत्म हो जाएगा। ओके मैम, ठीक है, अब मैं लीव कर रही हूँ, बच्चे भी आने लगे हैं। यस मैम। ठीक, ओके ओके बेटा। अभी 7 बजे एंट्रेंस की क्लास है। 11 स्टूडेंट्स जिन बच्चों का एंट्रेंस है, उनकी 7 बजे एंट्रेंस की क्लास है। मैं इसलिए पहले से बता रही हूँ, भूल नहीं जाना। टिया को नहीं पता है अभी तक, टिया ग्रुप में नहीं है ना? टिया को कोई ग्रुप में डाल दो प्लीज। यस, कौन एडमिन है? कोई भी डाल सकता है मेरे ख्याल से। ठीक है, आद्या, कुसुम, इतने सारे बच्चे हो। ठीक है, टिया एक्चुअली ग्रुप में नहीं है ना, तो उसको मैं पर्सनल मैसेज आज भूल गई थी उसको बताना कि 4:30 बजे 4:30 बजे क्लास है। अब पूरा दिमाग से मेरा हट गया था, मुझे लग रहा है वो ग्रुप में है तो पढ़ लिया होगा। फिर उसको फिर बाद में मैंने बताया, तो उसको ग्रुप में डाल देना बच्चे, टिया को केमिस्ट्री ग्रुप में डाल देना। ठीक है, और 7 बजे बेटे टिया अभी एंट्रेंस की क्लास है। ओके मैम। ठीक है बेटा, ठीक।